कल हमने जो अपना पूरा हेड है उनके बोन्स के नाम पढ़े थे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होंगे सारे नेमिंग्स। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। हमारा सबसे सामने वाला पोर्शन ये फ्रंटल है, इसके पीछे दो पेराइटल हैं, साइड में कान के ऊपर दो टेम्पोरल हैं, और पीछे की तरफ एक ऑसिपिटल ऑसिपिटल होता है। ठीक है। हमारे फोरहेड के पीछे की तरफ एथमॉइड बोन होता है। उसके पीछे और उसी के पास हमारा एक और बोन होता है जिसको हम स्फेनॉइड बोन बोलते हैं। ये दो बोन्स एथमॉइड और स्फेनॉइड इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, एक एक होते हैं। इसके बाद हमारा फेशियल बोन अगर हम बात करें तो दो आंख के ऊपर की तरफ दो बोन्स होते हैं, लैक्रिमल बोन जिसको हम कहते हैं। उसके बाद दो हमारा ऊपर की तरफ चिन के ऊपर की तरफ होते हैं, उनको हम जाइगोमैटिक बोन बोलते हैं। पांच हमारे नोज में बोन्स होते हैं, टू इन साइड, साइड में दो हैं नेजल बोन्स, बीच में एक वॉर्मर है, और दो इंटरनल बोन्स होते हैं, इंटरनल नेजल कॉकी बोलते हैं उसको हम। दो मैक्सिला होता है, एक मैंडिबल होता है, मैक्सिला अपर जॉ को और मैंडिबल लोअर जॉ को बोलते हैं। इसके बाद माउथ के अंदर दो बोन्स होते हैं जिनको हम पैलेटाइन बोन बोलते हैं। पैलेटाइन बोन जो होते हैं वह हमारे रूफ बनाते हैं, ओरल रूफ जिसको हम कहते हैं। ठीक है। हमारे माउथ का छत बनाते हैं और जमीन बनाते हैं ये पैलेटाइन बोन्स। आपको उसमें बताया भी गया था। नेक्स्ट ये है बच्चों कि कुछ ऐसे भी बोन्स होते हैं जो एसेसरी इन फंक्शंस होते हैं, मतलब हेल्पिंग इन फंक्शन होते हैं, और उनको अलग जगह पे अटैच होते हैं। एक इसमें से हायोइड बोन है जो हमारे टंग को सपोर्ट करता है, नीचे की तरफ यू शेप का बोन होता है। और तीन बोन्स ऐसे होते हैं जो हमारे मिडिल ईयर में प्रेजेंट होते हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, और ये पेयर में होते हैं। तो टोटल 6 हो गए। सॉरी। तो हमारे 22 नॉर्मल बोन्स और 7 एसेसरी बोन्स मिलके 29 बोन्स हो गए थे कल। ये हमने डिस्कस कर लिया था। चार्ज लगा। हाँ, एक मिनट रुकिए बच्चों। सो क्लास, आज हम बेसिकली बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, वेट कर ले 5 मिनट। वेट करने से ही एक्चुअली मुझे लगता है कि बच्चे देर से आते हैं। उनको लगता है कि सर वेट कर लेंगे हमारे लिए, तो वो थोड़ा सा इस चीज का फायदा उठाते हैं बच्चे। वेट करने में कोई बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि वेट करने के लिए आदत नहीं बनाना चाहिए बच्चों का। ये 5-5 मिनट क्लास जो लेट स्टार्ट होती है ना, वही मेरे टॉपिक्स को, जैसे मैं 3 दिन सोचता हूँ तो 4 दिन हो जाता है, 4 दिन सोचता हूँ 5 दिन हो जाता है कोई भी टॉपिक। अब जैसे मुझे आज एक टॉपिक खत्म करना है, चैप्टर, तो मुझे खत्म करना ही है। हम्म। हाँ, वेटिंग रूम में स्टार्ट कर देता हूँ। इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चे कई बार नेटवर्क की वजह से वो हो जाता है ना। बट ठीक है, कर देते हैं। श्रेया ने कहा खाना जल्दी जल्दी खाना होता है। इट्स ओके, आप सुनते रहिए, बैठ के पढ़ते रहिए, खाना भी खा लो धीरे, थोड़ा थोड़ा। खाने पे फोकस थोड़ी करना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, काम करते रहो अपना। क्लास, नाउ लिसन केयरफुली। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिब्स एंड स्टर्नम वर्टिब्रल कॉलम। अब हमारे नेक के नीचे का जो पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे जो फर्दर बोन्स हैं वो आएंगे। तो सबसे पहले हम रिब्स के बारे में जानते हैं। वी हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। कितने पेयर होते हैं बच्चों? 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। 12 पेयर का मतलब होता है 24 रिब्स होते हैं हमारे पास, जिसमें जो सबसे पहला रिब होता है, ठीक है, वो बिल्कुल सोल्जर के पास से नीचे, सोल्जर जो हमारा सोल्जर का बोन है या नेक के पास का जो बोन है, उसके हल्का सा नीचे की तरफ से गुजरता है। तो ये 12 जो रिब्स होते हैं, 12 पेयर, ठीक है, ये आगे की तरफ एक सिंगल बोन जिसको हम स्टर्नम कहते हैं उससे अटैच होते हैं। सिंगल बोन होता है।
ये इससे अटैच होते हैं। पीछे की तरफ अलग अलग बोन्स जिनको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं उनसे अटैच होते हैं। तो 12 रिब्स हैं, 12 वर्टिब्रल कॉलम से अलग अलग अटैच होते हैं। और एक सिंगल आगे की तरफ, सामने की तरफ या वेंट्रल साइड में स्टर्नम से अटैच होते हैं, और पीछे की तरफ डॉर्सल साइड में स्टर्न वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं। और ये एक बिल्कुल घुमावदार स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक केज लाइक, पिंजरे की तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये पूरे रिब्स, इसीलिए इनको हम रिब केज कहते हैं। अब बच्चों, इसमें से जो टोटल ट्रू रिब्स कहे जाते हैं वो 7 पेयर कहे जाते हैं। 7 पेयर रिब्स जो होते हैं वो क्या कहे जाते हैं? ट्रू रिब्स कहे जाते हैं। इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि 7 पेयर रिब्स आगे की तरफ डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच होते हैं और पीछे की तरफ डायरेक्ट किससे अटैच होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम से। लेकिन 8 से लेके 12 तक, 8 to 12 रिब्स जो होते हैं वो फॉल्स रिब्स कहे जाते हैं। इसलिए फॉल्स कहे जाते हैं क्योंकि 8, 9 और 10, ये तीन, ठीक है, ये तीन डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं होते। ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं है। ये तीनों जाके पहले 7 वाले पे अटैच होते हैं और फिर 7 के थ्रू जाके स्टर्नम पे अटैच होते हैं। इसी वजह से ये फॉल्स रिब्स है। जबकि 1 to 7 तक हर बोन डायरेक्ट जाके किससे अटैच है? स्टर्नम से अटैच है आगे की तरफ। पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होंगे ही, लेकिन आगे की तरफ 8, 9 और 10 पेयर किससे अटैच होते हैं? 7th वाले से अटैच होते हैं, ना कि डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच होते हैं। अगर आपने डायग्राम देख रखा है या देख रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आप 8th वाले को देखिए, 9th वाले को देखिए और 10th वाले को देखिए। मृगांक, सिंपी, सोनी, ये वेटिंग रूम में आ गए बच्चे। तो बच्चों, अगर आप 8, 9 और 10 को देख पा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि ये तीनों डायरेक्ट स्टर्नम में अटैच नहीं है, बल्कि ये किससे अटैच है? ये 7th वाले से जाके अटैच हो रहे हैं। ये 7th वाले से जाके अटैच हो रहे हैं, ठीक है, तीनों के तीनों। इसी वजह से ये फॉल्स रिप्स है। जबकि 9th और सॉरी 11th और 12th जो है, इनको हम फॉल्स में भी एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, फ्लोटिंग रिप्स। 11th और 12th जो पेयर होता है वो फ्लोटिंग होता है क्योंकि ये पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होकर के आया है और आगे की तरफ आया ही नहीं। आगे की तरफ मतलब बीच से ही कटिंग हो गई है इसकी, ये आधा है ही, ये आपके कमर तक ही है बस, ये आगे आया ही नहीं। इसी वजह से ये फ्लोटिंग रिब्स है। आगे आता तभी तो अटैच होता, आगे की तरफ है ही नहीं, इसीलिए कोई अटैचमेंट है ही नहीं, बस ये पीछे की तरफ दो है। इसी वजह से बच्चों, जब तुम कभी आगे की तरफ झुकते होगे तो आगे आप ज्यादा झुक लेते हैं, लेकिन पीछे की तरफ झुकने में आपको एफर्ट ज्यादा देना पड़ता है, या आप आगे के मुकाबले हमेशा बहुत कम ही झुक पाएंगे पीछे की तरफ। इफ यू फील द सेम देन, अगर आप फील कर सकते हो ऐसा तो। ओके, सो क्लास, कहने का मतलब यही है कि आपका 11th और 12th जो पेयर है वो फ्लोटिंग कहलाएगा। फ्लोटिंग इस वजह से कहलाएगा क्योंकि 11th 12th के साथ जो केस है वो ये है कि वो आगे की तरफ है ही नहीं, सिर्फ पीछे की तरफ ही अटैच है वर्टिब्रल कॉलम से। दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर 12 पेयर ऑफ होल रिब्स। तो 1 से लेके 12 तक सिर्फ 7 पेयर्स जो होते हैं वो ट्रू हैं, बाकी 8 to 12 जो होते हैं वो फॉल्स हैं। उसमें भी 11 और 12 फ्लोटिंग होते हैं, जबकि 8 और 9, 8, 9, 10 आगे की तरफ अटैच तो होते हैं, वेंट्रल साइड अटैच तो होते हैं, लेकिन डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं होते, वो 7th वाले रिब्स के थ्रू जाके स्टर्नम से अटैच होते हैं। स्टर्नम का कुछ एरिया समझ लीजिए, जहां पर रिब्स स्टर्नम से आके अटैच होता है वहां पर एक छोटा सा पोर्शन कार्टिलेज का होता है। यही वजह है कि आपके रिब्स में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब मूवमेंट होती है। और ये जो कार्टिलेज होता है बच्चों, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? कोस्टल कार्टिलेज कह सकते हैं। इसको हम कौन सा कार्टिलेज कह सकते हैं बच्चों? कोस्टल कार्टिलेज कह सकते हैं।
हाइलिन कार्टिलेज सब में है, हाइलिन कार्टिलेज सब में है, लेकिन इसका स्पेसिफिक जो नाम दिया गया है इस पोर्शन का, वो कोस्टल कार्टिलेज मतलब किनारे का कार्टिलेज। ठीक है। सो क्लास, कभी भी किसी बोन से अगर कोई एक्सटेंशन निकला होता है, मतलब बोन से थोड़ा सा आगे पोर्शन उभरा हुआ है या बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकला है, तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं या प्रोसेसिंग कहते हैं। इसी तरह स्टर्नम में आगे की तरफ एक प्रोसेस निकला होता है, इसको हम जिफॉइड प्रोसेस कहते हैं। जानोगे तो भी कोई बात नहीं, नहीं जानने से भी कोई बात नहीं है बच्चों, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ribs and sternum. So how much bone we have collected right now? 12 pair of ribs, that is 24 plus 1 sternum. हमारे पास अभी कितने बोन्स हो गए? 25। कल हमने कितने बोन्स डिस्कस किए थे बच्चों टोटल? कैलकुलेट करें जल्दी से। 29, 29 प्लस 25 कितने हुए? वो 23 बता रही है। 29 प्लस 25 54 हुए। हाँ ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हमारे पास कितने बोन्स हैं? 54 बोन्स हैं। तो अब हम जो भी आगे पढ़ेंगे वो इसी के रेफरेंस में पढ़ेंगे। नाउ वी हैव 54 बोन्स इन अवर हैंड। हैंड मतलब अब हमारे पास है जो हमने गिन रखे हैं अभी तक। सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो बच्चे लेट से आ रहे हैं उनसे अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कोशिश किया करिए टाइम पर आने की, इससे बहुत ज्यादा वो होता है, ठीक है। आपको इनकन्वीनियंस होगा, थोड़ा सा भी टॉपिक छूट जाने से फिर पूरा का पूरा क्लास में डिस्टर्ब होता है आप लोगों को, हमें मतलब कोई वो नहीं है। बाइसिफेलिक का मतलब होता है कि जिसके ब्रेन में या हेड में दो पार्ट्स हों, दो अलग अलग पार्ट्स हों या दो अलग अलग कैविटीज हों, बाइसिफेलिक बोलते हैं उसको। सिफेलिक वर्ड हेड से रिलेट होता है, बाई मतलब दो। ये भी उसी का एग्जाम्पल दिया गया है। कोस्टल कार्टिलेज देख लीजिए, इसमें रिब्स देख लीजिए, जिफाइड प्रोसेस, स्टर्नम का मेन बॉडी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो बॉडी है, ठीक है, जिसको मैनोब्रियम और बॉडी में डिवाइड किया गया। हालांकि कोई बात नहीं, आप मत कीजिएगा डिवाइड, ठीक है, बस स्टर्नम याद रखिए आप। 7 पेयर आपके ट्रू रिब्स दिखाए गए हैं। 8, 9, 10 जो 7 से अटैच हो रहे हैं, 8th, 9th और 10th देख सकते हैं जो 7 से अटैच हो रहा है वो है। और लास्ट का 11, 12 ये देखिए यहीं पर आके रुक गया है। 11th और 12 यहीं पर आके क्या हो गए हैं? रुक गए हैं। इनको हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये डिपेंड करता है, देखिए स्कल की सर्जरी या सर की सर्जरी में ये डिपेंड करता है कि अगर आपको ट्यूमर निकालना है तो किस एरिया में हुआ है, या कोई न्यूरॉन डिस्टर्ब हो गई तो किस एरिया में हुआ है। आपका जो हेड का पार्ट होता है, ये मैं हालांकि आगे बताने वाला था जब हम जॉइंट्स पढ़ते तब। तो आपके हेड के जो बोन्स होते हैं वो चेन लाइक फैशन में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे एक चैन है ना, तो ये चैन जो अप डाउन कर रहे हैं आप, तो ये चैन लाइक फैशन में बोन्स आपस में अटैच होते हैं, इसको सूचर्स कहते हैं। तो हर बोन के बीच में सूचर्स है। फ्रंटल पेराइटल के बीच में, पेराइटल पेराइटल के बीच में, पेराइटल ऑसिपिटल के बीच में, ऑसिपिटल टेम्पोरल के बीच में ये सूचर्स प्रेजेंट है। तो जहां से भी खोलना होता है हेड को, पहले हमको सूचर्स को ब्रेक करना पड़ता है। हालांकि ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा टफ और रिजिड होती है क्योंकि सूचर्स जल्दी खुलते नहीं। सो क्लास, नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट वर्टिब्रल कॉलम। कोई बच्चा बता सकता है हमारे अंदर कितने वर्टिब्रल कॉलम होते हैं बच्चों टोटल? कोई भी बच्चा? गुड रितु आस्था। ओके अंजलि, नहीं पुलकित ज्यादा हो गया। मनताशा नहीं, श्रेया नहीं, आप लोग एकदम ऑल टोटल उतार रहे हैं।
कोमल ठीक है। विनीता 7 कैसे हो गए? बहुत ही कम बता दिया आपने तो। कई बच्चे 33 बता रहे हैं, कई बच्चे 26 बता रहे हैं। हालांकि जब एग्जाम में आएगा तो आप 33 नहीं लिखेंगे, आप 26 लिखेंगे। 33 क्यों कहा जाता है और 26 क्यों होता है, ये अभी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। ओके ओके ओके। हाँ सिमरन सोनिया सही है। देखिए, आपके गर्दन से यहाँ सर के नीचे और शोल्डर तक 7 वर्टिब्रा होते हैं, 7, जिनको हम सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। आपने कभी सुना है सर्वाइकल पेन हुआ है किसी को? तकिया ज्यादा ऊंचा लगा लिया हो किसी ने, या गर्दन थोड़ी इधर उधर हो गई तो सर्वाइकल पेन हो जाता है। ठीक है, तो ये सर्वाइकल पेन जो होता है ये, हाँ ये जो होता है ये नेक रीजन के आसपास के रीजन को माना जाता है। तो वहां पे जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वो 7 इन नंबर होते हैं, 7 होते हैं इन नंबर में। इसको हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा। हम्म। ओके, just give me a second. So class, we have cervical vertebra 7 in number, 7 नंबर में सर्वाइकल वर्टिब्रा। तान्या आपको कुछ पूछना है क्या? आपने हैंड रेस किया है या ऐसे ही? ओके। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पूरे क्या है, जो रिब केज के वर्टिब्रा होते हैं, जो रिब केज जिससे कवर होता है पूरे रिब्स, तो रिब्स कितने पेयर हैं? 12 पेयर्स हैं। तो कितने से कवर होंगे? 12 वर्टिब्रा से कवर होंगे। तो इस रीजन को हम थोरैसिक बोलते हैं, और इस रीजन में जो वर्टिब्रा आते हैं वो 12 इन नंबर होते हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात थी कि जितने रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं उतने ही थोरैसिक वर्टिब्रा होते हैं। नेक्स्ट इज, अब आपके पेट का जो रीजन होता है, पेट के पीछे जो पीठ का रीजन होता है, ठीक है, उसमें जो वर्टिब्रा होता है वो जो रीजन कहलाता है वो लंबर कहलाता है। लंबर में 5 वर्टिब्रा होते हैं, टोटल 5 वर्टिब्रा होते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक जगह आती है एकदम वेस्ट का रीजन, बिल्कुल वेस्ट का, कमर का रीजन, उसको हम सैक्रम बोलते हैं। सैक्रम, सैक्रम में सिंगल वर्टिब्रा होता है, और कॉकिक्स में भी कॉकिक्स टेल रीजन होता है, वो भी सिंगल वर्टिब्रा होता है बच्चों। हाँ, तो उस हिसाब से अगर हम गिने, उस हिसाब से अगर हम गिन ले बच्चों, तो हमारे पास कितने वर्टिब्रल कॉलम, कितने बोन्स हो गए? अब जोड़िए आप लोग, 7, 12, 5, 1 प्लस 1, काउंट करके बताइए जल्दी से। 24 हुआ? सच में 24 हुए? 12? अच्छा, 26 होने चाहिए थे। 7, 19। पता नहीं कैसे बच्चे जोड़ते हैं पागल से। 12 प्लस 17, 19 प्लस 5 इज इक्वल टू 23, नहीं 24। 1 सैक्रम 1 कोकिजियल प्लस 2, 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 26। कैसे 24 आ रहा है भाई तुम लोग का? मैं खींच के मार देना तुम लोग के फोन घुस के बता रहा हूँ। मैं कंफ्यूज हो गया, कैसे हड्डियां कम हो गई हमारी। हाँ पुलकित जी बताइए। सर मेरा मैसेज नहीं जा रहा है। आ रहा है, तुम्हारा मैसेज भी आ रहा है। तुमने जो 33 जोड़ा है उसका रीजन मैं भी बता रहा हूँ। अरे सर हम 26 जो बोल रहे थे उस वो मैसेज नहीं नहीं जा आया, रहा है। हाँ वो नहीं आया। एक बार ज्वाइन करो और, आप ऐसा पता नहीं कैसे हो ठीक जाता है। है। वो देखो 26 में सैक्रम और कॉकिक्स छोड़ दिया था। बहुत अच्छा काम किया था, तुम लोग को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए इसके लिए।
ऐसा दोबारा मत करना तुम लोग, पूरा जोड़ो, क्योंकि इससे मैं कंफ्यूज होता हूँ फिर। अब देखो बच्चों, कुछ बच्चों ने कुछ बच्चों ने 26 की जगह 33 बोला था। वो कैसे होता है? जो सैक्रम होता है और कॉकिक्स होता है, इसमें आपके जो बोन्स होते हैं वो अलग अलग नंबर में होते हैं। सैक्रम कितने बोन्स का फ्यूजन होता है बच्चों? हाँ, अब आ रहा है पंकज। तो सैक्रम कितने बोन्स का फ्यूजन होता है बच्चों, कोई बता सकता है? एक तो है। बोन तो सिंगल है, लेकिन कई सारे बोन्स मिल करके एक बोन बनी है। 5 बोन्स। सैक्रम टोटल 5 बोन्स का फ्यूजन होता है बच्चों। 5 छोटे छोटे बोन्स मिल करके एक सैक्रम बनते हैं। इसीलिए बोन तो सिंगल है, लेकिन फ्यूजन ऑफ 5 बोन्स है वो। 5 सब बोन्स के फ्यूजन से एक सैक्रम बना है। और कॉकिक्स कितने बोन के फ्यूजन से बनता है बच्चों? कॉकिक्स कॉकिक्स कितने बोन के फ्यूजन से बनेगा? 4 बोन के फ्यूजन से। ठीक है, 4 बोन के फ्यूजन से कॉकिक्स बनता है, जिसको वो भी वन ही है, लेकिन फ्यूजन ऑफ 4 बोन्स है। अब आप जोड़िए टोटल, 7 + 12 + 5 +5 + 4, तो 19 +5 + 5 + 4, 33 आ रहे हैं सबके। इस हिसाब से बच्चों ने 33 बोला है। हालांकि जिन्होंने 33 बोला उनको ये नहीं पता था कि सैक्रम में 5 बोन्स नहीं होते हैं। सैक्रम में 5 बोन्स का फ्यूजन होता है, कॉकिक्स में 4 बोन का फ्यूजन होता है। कभी भी जब तक स्पेसिफाइड करके पूछा ना जाए, आप ये आंसर नहीं देंगे कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स है। हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स ही हैं। जिस उस 26 में अगर आपसे स्पेसिफाइड करके पूछा जाए कि आप ये बताइए कि जो फ्यूजन वाला बोन है उनको भी अगर कंबाइंड किया जाए तो कितने बोन्स आ रहे हैं, तब आप 33 बोलेंगे। या फिर आपको ये पता रहना चाहिए कि सामने वाला अगर 33 बोल रहा है तो उसका रीजन क्या है। अगर मान लो किसी बुक में लिख भी दिया 33, तो यू शुड नो दैट व्हाई दे हैव रिटन 33। ठीक है, एंड व्हाई द एक्चुअल आंसर इज 26 इन नंबर। अब बच्चों जी बताइए। हाँ सर। सर अगर मान लीजिए कि एग्जाम में 26 और 33 दोनों ऑप्शन दिया हो तो किसको सही करेंगे? हम नहीं मानेंगे। क्या? क्यों मान लें ऐसा? ऑब्वियसली 26 करेंगे आप, 33 क्यों करेंगे? 26 करेंगे, वही तो हम आपको बोल रहे हैं कि कभी पूछा जाए आपसे तो 26 बोलिएगा। हाँ, आ रहा है मंत्र साहब का मैसेज, वो लिख रहा है बोथ। तो आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि वर्टिब्रल कॉलम ऐसा क्यों होता है। अब बच्चों अगर मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपसे शेयर करूं, जैसे हाँ, आ रहा सोनिया, आपका मैसेज भी आ रहा है। क्लास लिसन, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में दो प्रोसेसेस होती हैं साइड में, इसको ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। एक ऊपर की तरफ या पीछे की तरफ एक प्रोसेस होता है, इसको हम न्यूरल स्पाइन कहते हैं। अभी आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज कहाँ होती है। एक बीच में गैप होता है, बिल्कुल गैप होता है, उसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड घुसता है। ठीक है, तो इसको न्यूरोसील कहते हैं। न्यूरोसील कहते हैं। और एक बिल्कुल गोल सी कैविटी होती है, आपने डिस्क सुना होगा, किसी कुछ लोगों का डिस्क खिसक जाता है, उसको सेंट्रम कहते हैं। ये कुछ पार्ट्स हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम के जो आपको पता होने चाहिए। न्यूरल स्पाइन जो होता है बच्चों, ये आपके, लिसन वेरी केयरफुली, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। अगर किसी कोई बच्चा दुबला पतला है, कोई भी बच्चा,
तो अपने गर्दन के नीचे की तरफ से, जहां से गर्दन खत्म हुई है वहां से देखो, तो आपको एक बोन बाहर की तरफ, पीछे की तरफ निकली हुई दिखेगी। वो चुभती हुई बोन्स आपको फील हो रही हैं? एनीवन? पुलकित, कुछ मिला? पीठ की तरफ देखिए, गर्दन के नीचे की तरफ से स्टार्ट कीजिए, आपको एक बोन पीछे की तरफ निकलती हुई दिख रही होगी, जिसको आप टच करके फील करते हैं, हाँ ये मेरा वर्टिब्रल कॉलम है। चलिए, मिला भाई। वो कह रहा थोड़ा अलग से और अच्छे से बना। मैं डायग्राम वायग्राम इतना अच्छा नहीं बनाता हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ। डायग्राम पूछा भी नहीं जाएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, रुक जाइए एक मिनट। आप लोग बस ये देखिए मिला कि नहीं आपको, वो जो स्ट्रक्चर है चुभता हुआ सा। सोनिया मंतशा ने कहा मिला। बाकी बच्चे, तुम लोग भी मेरी तरह हेल्दी ही हो क्या? वो कोमल कह रही है सर। अच्छा, रितु को मिला। पुलकित कह रहा है कि नहीं मिला सर। मैंने तुझे क्या कहा था, जैकेट के ऊपर से टच कर। ये जैकेट के ऊपर टच कर रहा है तो कहाँ मिलेगा? कह रहा है जैकेट लगाए नहीं मिला। दो चार लेदर का और वो पहन ले। अंजलि को मिल गया, स्नेहा को नहीं मिला। कोई बात नहीं स्नेहा, पोस्टमार्टम होगा उसके बाद मिलेगा फिर। तो देखिए बच्चों, ठीक है ठीक है। विनीता कह रही क्या मिला सर? ये अध्यात्म की दुनिया में चली गई है। तुम क्या लेके आए थे बच्चों, तुम क्या लेके जाओगे? क्या मिला सर? हम क्या खोजने आए थे इस दुनिया में? ये अध्यात्म में जा चुकी है। देखिए, आपके गर्दन के नीचे एक बोन निकला हुआ होगा बाहर की तरफ, ठीक है? वो सबको मिलना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, उसको मिलना चाहिए। और आप किस कभी कभी दुबले पतले लोगों को पीठ में मुक्का भी मारते तो आपको वो बोन कभी कभी लग भी जाता है। तो है, सबके पास है वो, ठीक है? जिसके पास नहीं है, उसको खड़ा रहने का बैठने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो बैठ ही नहीं पाएगा ना, वो उसी के सपोर्ट पे है। तो बच्चों, वो जो बोन आपको निकला हुआ दिख रहा है वो न्यूरल स्पाइन है। वो क्या है? न्यूरल स्पाइन है। सबसे ज्यादा पीठ में जो चोट लगती है, आप अपने पीठ को टच करके देखिए, पीठ को टच करके देखिए। गर्दन ऐसे है, लेकिन पीठ ऐसे करके निकली है, और वेस्ट थोड़ा ऐसे है अंदर की तरफ। वेस्ट थोड़ा अंदर की तरफ करके ऐसे आया है, फिर हिप्स ऐसे स्ट्रक्चर है। तो सबसे ज्यादा जो चोट लगने के चांसेस होते हैं वो थोरैसिक रीजन में होते हैं। पीछे की तरफ जो उभरा हुआ पोर्शन है पूरा, वो थोरैसिक रीजन है। तो सबसे ज्यादा आपने अगर अपने पेरेंट्स से मुक्का वुक्का खाया हो कभी, या कभी कुछ भी मार पड़ी हो, तो सबसे ज्यादा उसी रीजन पे मार पड़ती है। कमर पे जल्दी मार नहीं पड़ती, क्योंकि वो अंदर की तरफ ऑलरेडी होता है थोड़ा सा। इफ एम आई राइट, मैं सही बोल रहा हूँ तो? यस सर, बच्चे बोल रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चों ने काफी एक्सपीरियंस किया है, ऑल्दो मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, मेरे पापा पुलिस में हैं, और मुझे वो किसी अपराधी से कम नहीं समझते। तो उन्होंने काफी एक्सपीरियंस दिया है मुझे। तो मैंने बायोलॉजी पढ़ के कम सीखा है, फील करके ज्यादा सीखा है। ये सब चीजें मैं अपनी फील की हुई चीजें बता रहा हूँ। हाँ, डंडे से देखो, श्रेयांश ने भी कुछ एक्सपीरियंस बताया, गुड। नहीं नहीं, पापा पापा के साथ ऐसा केस नहीं था। वो तो टीचर्स वीचर्स के साथ होता ना, कि डंडे से मारेंगे से। पापा के साथ ऐसा कुछ नहीं था। जो मिलता था सामने, कभी गन्ना मिल गया तो गन्ने से लपेट दिए, हाँ कभी जूता मिल गया, एनीथिंग। तो we are like practical packages of biology. So what I am trying to say is कि अगर तुम्हारे पीठ में कोई तेजी से मार रहा है, और उसका असर अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड तक चला गया, और आपका स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गया, तो सोचिए पूरा का पूरा जो न्यूरॉन बॉडी में जा रहा है, बॉडी में जाने से पहले वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से होकर के गुजरता है। एक दो न्यूरॉन भी डिस्टर्ब हो गया तो वो जहां पे जा रहा था, जिस फंक्शन को कैरी कर रहा था, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए आपकी बॉडी को पता था कि आप पिटेंगे। इसीलिए उन लोगों बॉडी ने क्या किया है, वहां पर बड़े बड़े से बोन्स निकाल के रखे, न्यूरल स्पाइन्स को निकाल के रखा है। और न्यूरल स्पाइन जो होता है बच्चों, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। वो इसीलिए चुभता हुआ सा स्ट्रक्चर है कि वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ट्रांसवर्स प्रोसेस वो होते हैं जिससे रिब्स अटैच होते हैं। अब रिब्स भी तो साइड से अटैच होकर के आगे आ रहे हैं। तो एक साइड से एक रिब, दूसरे साइड से दूसरा रिब अटैच होकर के आगे की तरफ आ जाते हैं, तो उसको हम ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं।
एक वर्टिब्रल दूसरे वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर जिस चीज पे रखा रहता है उसको हम सेंट्रम कहते हैं, उसको हम सेंट्रम कहते हैं या बॉडी कहते हैं। ठीक है, यही डिस्क कभी कभी बूढ़े लोगों में खिसक जाने से क्या होता है, वो लोग कई दिन तक बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, वो लेटे ही रहते हैं। सुना होगा आप लोगों ने कि किसी की डिस्क खिसक गई हो तो, हाँ स्लिप डिस्क बोलते हैं उसको। सो हाँ, बच्चे कह रहे हैं प्रैक्टिकल होते रहना चाहिए या खुद पे होने से ज्यादा समझ में आता है। खैर अच्छी बात है। सो क्लास, एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर एक्स्ट्रा अगर आप लोगों का परमिशन हो तो। शैल आई, ऑलरेडी इतना बता दिया है तो कहीं कंफ्यूज ना हो तुम लोग वो एक्स्ट्रा बताने से। चलिए ठीक है, बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। देखिए बच्चों, तुम्हारा जो सबसे पहला वर्टिब्रल कॉलम होता है जो तुम्हारे हेड से अटैच होता है उसका नाम है एटलस। उसका नाम क्या है, एटलस है। एटलस की ये खूबी होती है कि उसका न्यूरोसिल बहुत बड़ा होता है और उसमें सेंट्रम नहीं होता है। एटलस में सेंट्रम नहीं होता है, ठीक है, और उसका न्यूरोसिल बहुत ज्यादा क्या होता है, बड़ा होता है। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो निकलता है ना ब्रेन से, जो ऐसे करके टेल की तरह स्ट्रक्चर निकल रहा है, तो जहां पर एटलस होता है वहां पर स्पाइनल कॉर्ड बहुत मोटा होता है, जिसके वजह से वहां का न्यूरोसिल भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। न्यूरोसिल मतलब ये जो खाली पोर्शन है, खाली एरिया काफी इलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से सेंट्रम क्या होता है, बहुत छोटा होता है। आपके जो दूसरा वर्टिब्रल कॉलम है बच्चों, सुरवी, आपका जो दूसरा वर्टिब्रल कॉलम है बच्चों उसका नाम है एक्सिस। एक्सिस में हर चीज पाई जाती है, हर चीज पाई जाती है, और लेकिन हर चीज रिड्यूस्ड फॉर्म में पाई जाती है। जैसे ट्रांसवर्स प्रोसेस बहुत रिड्यूस होता है, न्यूरल स्पाइन बहुत रिड्यूस होता है, सेंट्रम बहुत छोटा सा होता है, और न्यूरोसील भी एटलस के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, इस तरह का अटैचमेंट होता है, फिक्सिंग होती है इन लोगों की। बच्चे आ जा रहे हैं बार बार। हाँ, तो बच्चों ये अपनी फिक्सिंग करते हैं एक दूसरे के ऊपर, इसको प्रोसेसेस बोलते हैं, प्री जैगोफाइसिस, पोस्ट जैगोफाइसिस। मैं इतनी डेप्थ में नहीं जाऊंगा। जैसे एक वर्टिब्रल कॉलम दूसरे वर्टिब्रल कॉलम से जो अटैच है, तो वो क्या करता है, इसमें एक की तरफ एक छेद होता है और दूसरे की तरफ एक बोन उभरा हुआ होता है जो उस छेद में जाके फिक्स हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम का। तो इसी तरह एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तो ये सब जाइगोफाइसिस प्रोसेसेस होती हैं। ये हम नहीं डिस्कस करेंगे अभी इस चैप्टर में या इस कंटेंट में, ऑलरेडी हमने बहुत डेप्थ में डिस्कशन कर लिया है इसका। सो क्लास, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि तुम्हारे नेक पे, ऑलरेडी नेक तो बहुत नाजुक पार्ट होता ही है और वहां पर न्यूरल स्पाइन के साथ बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि नेक छोटा रीजन है और तुम अपने नेक को प्रोटेक्ट कर लेते हो। नेक को आप छोटा भी कर सकते हैं, पीछे की तरफ से ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप प्रोटेक्ट कर लेते हो नेक को। लेकिन पीठ जो है बहुत बड़ा रीजन है आपका, ठीक है, तो बैक पे चांस लगने मतलब चोट लगने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए वहां न्यूरल स्पाइन्स भी ज्यादा बड़े होते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए नीट में कि तुम्हारा न्यूरल स्पाइन कहीं मतलब थोरैसिक रीजन में ज्यादा बड़े क्यों होते हैं, तो आप कहेंगे प्रोटेक्शन के पर्पज से होते हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम्स भी एक दूसरे से जो अटैच होते हैं वो कार्टिलेजिनस जॉइंट से ही अटैच होते हैं। इसीलिए आप अपने पीठ को या कमर को आगे पीछे की तरफ थोड़ा सा मोड़ सकते हैं, तो मूवमेंट अलाउ है, इसका मतलब कार्टिलेज है। दो बोन्स के जॉइंट के बीच में अगर कार्टिलेज आ जा रहा है तो इसका मतलब वो मूवमेंट को अलाउ करेगा। इसीलिए आपके रिब्स भी थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं और आपके वर्टिब्रल कॉलम भी थोड़ा बहुत मूव कर लेते हैं। सो वी हैव हाउ मेनी बोन्स बच्चों, 26 प्लस पीछे कितने थे हमारे पास, 50 कितने थे, अभी तक हमने जो जोड़ा था कितने बोन्स थे, 54।
54 बोन्स। कितने हुए टोटल? टोटल कितने हुए? 80 हो गए। चलिए भाई, आपका एक्सियल स्केलेटन कितना आ गया? टोटल 18 नंबर आ गया। 80 बोन्स आपने अब तक काउंट कर लिए अपने। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने काफी बोन्स अपने पता कर लिए हैं आज। ठीक है, कई बच्चों को कुछ बोन्स, वो तो अपेंडिकुलर है ना, 126 अपेंडिकुलर है हाथ और पैर मिला करके, वो भी गिनेंगे अभी हम लोग। अभी तो एक्सियल गिन रहे थे हम लोग, अब अपेंडिकुलर हाथ और पैर का गिनने जा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों एक्सियल स्केलेटन समझ में आ गया हो तो हैंड रेस कर दीजिए, ताकि मैं अपेंडिकुलर के ऊपर आऊं जल्दी से। सिर्फ 9 बच्चों ने हैंड रेस किया, 10 बच्चों ने किया। हाँ, चलो 13 स्टूडेंट्स ने रेस कर दिया। हाँ, हाथ और पैर मिला करके 13। ठीक है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों, मेरे पापा जी का फोन आया है। हाँ बच्चों, ठीक है, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। ओके, ये मम्मी को दे दो, फोन आ रहा है पापा का। सो क्लास, हाँ प्रैक्टिकल के लिए कॉल किएंगे, इसमें क्रैक आ सकता है। हाँ, क्रैक आ सकता है, किसी भी बोन में आ सकता है। क्लास, यू कैन सी सर्वाइकल, आप सर्वाइकल देख सकते हैं, अंदर की तरफ है। सबसे बाहर की तरफ उभरा हुआ जो स्ट्रक्चर है, जहां पर चोट लगने के या कहीं पर भी मतलब जो चोट लगने के चांसेस वो सबसे ज्यादा है, वो क्या है? आपका थोरैसिक वर्टिब्रा है। फिर लंबर वाला जो होता है, जो कमर से ऊपर और थोरैसिक के नीचे होता है, वो लंबर कहलाता है, वो भी अंदर की तरफ ही घुस गया है। और फिर सैक्रल वाला थोड़ा बाहर है, लेकिन उसके ऊपर अच्छा खासा प्रोटेक्शन है, और ये बहुत हार्ड भी होता है, रिजिड भी होता है, इस वजह से इसको कुछ होता नहीं। और कॉकिजियल तो बिल्कुल टेल बोन का क्या है, एक तरीके का रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है आपके अंदर, सैक्रल, सॉरी कॉकिजियल। तो कॉकिजियल बोन टेल बोन कहलाता है, और ये एक तरह का रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, लेकिन सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, सो ऑलरेडी हो ही चुका है ये सारी चीज। वी हैव जस्ट रिपीटेड द सेम थिंग्स जो मैंने अभी लास्ट में बताया। सर्जरी करके इसकी जगह पे कुछ और डाला जा सकता है, बहुत टिपिकल होगा। आप कुछ भी एक्स्ट्रा डालेंगे तो आपको फिर जॉइंट कराना रिब्स के साथ, वर्टिब्रल कॉलम की तरह बोन बनाना, और फिर उसके बीच में कार्टिलेजिनस अटैचमेंट कराना, और सबसे बड़ी बात है स्पाइनल कॉर्ड है इसके अंदर। तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते इसमें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम अपना हाथ पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कैसे हमारे हाथ और पैर मिलाकर इतने बोन्स कंसिस्ट करते हैं, आखिर क्या है इतना खास हमारे हाथ और पैर में। सो क्लास बी रेडी, मे बी। ओके, सो हमारे हाथ में पहले जो बोन्स होते हैं, वो बोन्स का एक बेस बनता है। ठीक है, किसी भी बोन को अटैच होने के लिए एक बेस बनता है, और हाथ को हम फोर लिम्स कहते हैं बच्चों, फोर लिम्स। तो तुम जैसे हाथ फ्रीक्वेंटली हिला रहे हो, तुम्हारा हाथ उखड़ के बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि ये किसी एक बेस से अटैच है। तो इस हाथ का बेस बनाने के लिए दो बोन्स आती हैं, टू बोन्स आर देयर टू मेक द बेस फॉर, टू मेक द बेस फॉर four limbs, and the name of that bones is
स्कैपुला एंड क्लेविकल, स्कैपुला एंड क्लेविकल। तो स्कैपुला और क्लेविकल मिलके क्या बनाते हैं? हाँ वो भी बताऊंगा, बॉल और सॉकेट जॉइंट, वो तो जॉइंट है। तो स्कैपुला जो होता है बच्चों, ये आपने अगर आप अपनी पीठ, अपने हाथ को थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ लीजिए और पीठ यहाँ पर इस रीजन को टच कीजिए, एक बोन मिलेगा ट्रायंगल शेप का आपको, यहाँ पर पीठ की तरफ ऊपर साइड में एक ट्रायंगल टाइप का एक बोन मिलेगा आपको। हाथ थोड़ा पीछे की तरफ करके टच करेंगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगा वो बोन। बिल्कुल आपको इस रीजन में मिलेगा, इस वाले रीजन में, यहाँ पर मिला बच्चों। एक बोन होता है, इसको स्कैपुला कहते हैं। ये अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। तो ये जो बोन होता है ये स्कैपुला है। ये पीछे की तरफ से आपके हाथ को अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है, बेस प्रोवाइड कर रहा है। और आप कंधे पर यहाँ पर देखें तो आपको एक राउंड शेप का बोन मिलेगा, जिसको कॉलर बोन बोलते हैं। राउंड शेप का एक बोन मिलेगा आपको इस तरह का। ये राउंड बोन जो होता है ये ब्यूटी ऑफ वीमेन डिसाइड करता है। ब्यूटी बोन ऑफ वीमेन कहा जाता है। ये फीमेल्स का जो ब्यूटी बोन होता है इसी को बोलते हैं, कॉलर बोन को या फिर क्लेविकल को। ये यहाँ पे इस रीजन पे होता है। अगर आप टच करेंगे तो आपको ये यहाँ पे बोन दिखेगा। इसको हम सोल्जर रीजन बोलते हैं ना। सोल्जर के आसपास आपको जो बोन दिख रही है उसको हम क्लेविकल कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्लेविकल और स्कैपुला ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? फोर लिम्स का बेस बनाते हैं। और ये जो बेस होता है यही पूरा हाथ को इतनी सारी मूवमेंट कराता है। अब जो आपका हाथ है, ठीक है, वो आपके स्कैपुला से मेनली अटैच होता है। अटैचमेंट जो इसका है वो स्कैपुला से है। तो स्कैपुला में एक पॉइंट होता है, एक होल होता है, जिसके अंदर हाथ आकर के क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। इस जॉइंट को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ऐसे जॉइंट को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। मतलब स्कैपुला सॉकेट बना रहा है और हाथ का जो पहला बोन है ह्यूमेरस, ये बॉल बना रहा है। ठीक है, अब मान लो किसी छेद, स्मॉल सा होल है, उसके अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर घुस गया जो अंदर जाकर के वो इनलार्ज्ड है, तो अब वो बाहर तो नहीं निकल सकता ना। तो इस तरह का जॉइंट, अब ये मान लो ये हाथ है, अब ये बाहर तो नहीं निकल पाएगा ना इस साइड से और ना ही इस साइड से। तो अब ये जो जॉइंट बन गया ये क्या है? बॉल एंड सॉकेट कहलाता है। तो इसमें मूवमेंट फ्री होती है लेकिन निकलने का चांस नहीं होता अनटिल और अनलेस बॉल किसी तरह टूट जाए। ये जो बॉल है किसी भी तरह क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं जनरली। या फिर आप हाथ ही तोड़ें पूरा का पूरा। सो क्लास, एनी हाउ, अब ये देख लो कितना वीक है। ये जो सॉकेट है इसका नाम जो कहा जाता है ग्लिनॉइड कैविटी कहा जाता है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। द सॉकेट दैट हैज बीन मेड बाय स्कैपुला फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ ह्यूमेरस बॉल, ह्यूमेरस बॉल के ज्वाइनिंग के लिए जो सॉकेट स्कैपुला बनाता है उसका नाम है ग्लिनॉइड cavity. Very important. Now this ball and this glenoid cavity makes ball and socket joint. तो अभी तक हमारे दो बोन्स हो गए। पहला स्कैपुला जो कि आपके डोर्सल साइड में प्रेजेंट है और रिब्स के पीछे की तरफ होता है, और दूसरा जो आपके सोल्जर रीजन पे प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लेविकल कहते हैं। तो एक एक बोन्स ही है। अच्छा, क्लेविकल में एक और चीज होती है बच्चों, अगर आप अपना कंधा टच करो, यहां से टच करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो एकदम लास्ट रीजन में थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा, ऊपर की तरफ दिखेगा। फील कीजिए है क्या ऐसा? बच्चे पूछ रहे हैं अगर बॉल टूट जाए तो क्या हो? देखो वो तो ठीक है, हमारा हैंड हमारे बॉडी हाँ अलग हो जाएगा अगर बॉल टूट जाएगा तो। ठीक है, सबको फील हुआ। तो क्लेविकल आगे की तरफ, जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है ऐसे करके ये ऊपर की तरफ एक
नॉच बनाता है, ऊपर की तरफ एक नॉच बनाता है जो आपका मेन सोल्जर बना रहा है। आपका जो साइड का पोर्शन है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, थोड़ा सा हाइट पे होता है, जिसके वजह से आपके हाथ को मतलब एक हाइट मिलती है ताकि वो पूरी बॉडी से अलग होकर के मूवमेंट कर सके। जो अगर हाथ जितना दूर रहेगा बॉडी से उतना ही अच्छा मूवमेंट कर सकता है, फ्री मूवमेंट कर सकता है। तो ये जो हाइट बनवाता है ये कौन बनाता है? क्लेविकल बनवाता है। और जिस रीजन पे ये हाइट बनता है उस रीजन का नाम एक्रोमियम है। एक्रोमियम, ये हाइट वाला रीजन क्लेविकल का क्या कहलाता है? एक्रोमियम कहलाता है। आप मन चाहे तो नाम याद कीजिए, नहीं मन चाहे तो कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों? सो क्लास, यू हैव टू बोन्स फॉर द बेस ऑफ four limbs. The very first bone is known as scapula and the second bone is known as collarbone or clavicle. Now your very first bone of hand, हाथ का जो सबसे पहला बोन है, इसमें बाइसेप्स ट्राइसेप्स सारे सेप्स होते हैं, इसको हम ह्यूमेरस कहते हैं। बहुत लंबा सा बोन होता है, ठीक है, इसका शाफ्ट काफी बड़ा होता है और इतना भी लंबा नहीं है लेकिन ठीक है, बहुत लेंदी बोन है आपके हाथ का ये। और ये आगे चल के दो बोन्स को अराइज करता है। इसमें से एक बोन है रेडियस और दूसरा बोन है अल्ना। एक बोन है रेडियस और दूसरा बोन है अल्ना। अगर आप अपना हाथ सीधा करो तो आपको राइट हैंड साइड मतलब इधर साइड में भी एक बोन नजर आएगा और इस साइड में भी एक बोन नजर आएगा। दोनों साइड में एक एक बोन नजर आएगा जो यहाँ तक रिस्ट तक आया हुआ है। ये दोनों बोन रेडियस और अल्ना कहलाता है। रेडियस थोड़ा सा थिक होता है और अल्ना थोड़ा सा क्या होता है? थिन होता है। अब एक ट्रिक बता दें बच्चों आप लोगों को याद करने का। नहीं? अच्छा ठीक है, तो सोनिया ने कहा है तो बता देते हैं। अगर आपको ये याद रखना है कि अल्ना किस साइड है और रेडियस किस साइड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, मतलब मैं जब याद किया था तो मैं हमेशा रेडियस को अल्ना और अल्ना को रेडियस बता देता था। ठीक है, तो आपका लिटिल फिंगर जो है, लिटिल फिंगर ये वाली जो उंगली है, आप हाथ एकदम सीधा कीजिए, हाथ एकदम सीधा कीजिए, तो लिटिल फिंगर के साइड में जो आएगा वो क्या होता है? अल्ना होता है। LUB याद रखिए, लब। लब मतलब लिटिल फिंगर, यू मतलब अल्ना, बी मतलब बोन। लब वर्ड याद रखिए, आपको हमेशा ट्रिक याद रहेगी। सिर्फ ये वर्ड याद रखिए, लब। ठीक है, कि लिटिल फिंगर के साइड अल्ना बोन, LUB। तो ऑब्वियस सी बात है थंब के साइड क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। ठीक है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लब याद रखेंगे, एक साइड अल्ना हो गया तो अदर साइड रेडियस होगा ही होगा। सो यू डोंट हैव टू गेट दैट मच कंफ्यूजन इन दिस वन। सो होपफुली ट्रिक समझ में आ गई होगी आप लोगों को याद रखने की कि अल्लाह किधर है और रेडियस किधर है आपका। सो क्लास या सर मेरा मैसेज, हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा है वसीम आपका मैसेज। देखिए इसके बाद रेडियस अल्ना बोन के बाद ये दो बोन्स हो गए और ह्यूमरस एक बोन हो गया। इसके बाद आपके 8 बोन, कितने बोन्स? 8 बोन मिल करके आपका रिस्ट बनाते हैं। ठीक है, इन कंप्लीट बोन्स को हम क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। 8 बोन का मिक्सअप क्या कहलाता है? कार्पल्स कहलाता है बच्चों। ठीक है, जो आपका क्या बनाते हैं? रिस्ट बोन बनाते हैं। तभी तो आप रिस्ट, अगर आप अपने रिस्ट को टच कीजिए, अभी टच कीजिए, तो आपको अलग अलग बोन्स हर जगह फील होंगे। आपको एक सिंगल बोन नहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा कुछ उभरा उभरा से स्ट्रक्चर जा रहा है रिस्ट में। फील हुआ? रिस्ट पोजीशन टच कीजिए, कभी कभी एक आध बोन ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। ये आपस में एक दूसरे को शिफ्ट करके आपके रिस्ट का मूवमेंट कराते हैं। ऑब्वियसली फील हुआ होगा। ठीक है, तो टोटल 8 बोन्स होते हैं इन कार्पल्स। अब ये 8 बोन्स में से 5 बोन्स आपके फिंगर की तरफ जाते हैं। एक बोन लिटिल फिंगर की तरफ, फिर थर्ड फिंगर, मिडिल फिंगर, फोर्थ फिंगर, थंब। तो पांचों फिंगर्स की तरफ एक एक बोन जाते हैं। वो जो बोन्स जा रहे हैं इनको हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। ये 5 इन नंबर होते हैं। इसके बाद आपके फिंगर के बोन्स आते हैं एंड देन योर फिंगर बोन्स कम विच इज नोन एज फैलेंजेस। और फिंगर्स में कितने बोन है बच्चों? आपके हाथ में जितने भी ये क्या दिख रहे हैं, फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, वो सब बोन्स के फ्रेगमेंट है। तो टोटल कितने फ्रेगमेंट्स हैं आपके हाथ में? 1 2 3 3 3 3। ठीक है, 14 + 2 =
सॉरी 12 + 2 = 14। तो 14 टोटल बोन्स हैं आपके जो फिंगर्स बना रहे हैं। फिंगर्स को बनाने के लिए अकेले 14 बोन्स लगे, तभी तो आप फिंगर्स मूव कर लेते हैं। अगर ये सिंगल बोन होता तो कभी भी आप फिंगर मूव कर पाते? ऐसे खड़ा हुआ सा फिंगर रहता आपका, ठीक है। तो अगर आपके फिंगर में सिंगल बोन होता तो आपका फिंगर ऐसे ही बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा सा बिल्कुल डंडे की तरह रहता, ऐसा लगता किसी ने पिलर देके हाथ में बैठा दिया आपको, फिर आप कुछ भी करते तो ऐसे सीधे ही जाता। लेकिन आपके अलग अलग बोन्स होने की वजह से आप क्या कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं फिंगर्स को, और जिसके वजह से आप ग्रैबिंग, टचिंग या फील करना या कोई भी मूवमेंट जो होता है फिंगर रिलेटेड वो कर पाते हैं। सो यू हैव 14 फिंगर्स इन द phalanges. Okay, good. सो क्लास टोटल कीजिए। अब आस्था, हाँ पूछिए आस्था, क्या पूछना है? सर जैसे आप बताए फेलेंजेस में 14 होता है, तो मतलब वहां पर भी तो बॉल सर्किट होगा तभी ना वो मूवमेंट कर रहा होगा। कहाँ पर बॉल सर्किट? हर जगह अरे बॉल सर्किट नहीं होता है, हर जगह तो हाथ वो का। कैसे कैसे मूव कर रहा है? मैं बताऊंगा, हर जॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा। हर जॉइंट का अलग अलग नाम होता है। ओ देखो, हाथ का मूवमेंट हर डायरेक्शन में अलाउ है। अब आप हाँ। फिंगर का ये वाला रीजन पकड़ लीजिए और ऊपर वाले रीजन को घुमा लेंगे हर डायरेक्शन में, नहीं घुमा पाएंगे नहीं। ना। सिर्फ आप आगे या पीछे ही घुमा पा रहे हैं ना, तो ये यस अलग सर। जॉइंट है और हाथ का जॉइंट अलग है। बॉल और सॉकेट जहां पर होगा वहां एकदम फ्री मूवमेंट है। इधर राइट और लेफ्ट कर लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए, कर्व्ड घुमा लीजिए, कैसे भी घुमा सकते हैं हाथ को आप, लेकिन हर जॉइंट में आप ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए सब जॉइंट्स का नाम अलग अलग होता है। मैं अभी बताऊंगा, हिंग जॉइंट्स होते हैं, ग्लिनॉइड जॉइंट। सो बच्चों टोटल बोन्स कितने आए आपके? एक स्कैपुला, एक क्लेविकल, एक ह्यूमेरस, रेडियस अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 14 phalanges। टोटल कितने हैं? कोई 30 बोल रहा, कोई 31, कोई 32। हालांकि आंसर 32 ही होना चाहिए, लेकिन आप लोग के जोड़ने में इतना वो क्यों हो रहा भाई मंतशा? चलो अब सब, हाँ तुम्हारा सही है। अंजलि का भी चलो 32 आ गया, तो 32 ही होना चाहिए, सबका 32 आना चाहिए। ऋतु का, कौन हूं मैं? हाँ डॉन है तू, और कौन है? वसीम का 32, कोमल का 32, सही। हाँ हाँ तुम्हारा भी 32 आया, ठीक है। ओके चलो चलो सब लोग तो, हाँ सही बात है, श्रेयांश सही कह रहा है कि अलग अलग लोगों में अलग अलग वेरिएशन हो रहा है, इस वजह से। हाँ पता है पुलकित बोल रहा है तुम, ये मुझे अपना नाम बुलवाना चाह रहा है कि सर ने मेरा नाम लिया क्यों नहीं, सर मुझे पहचानिए। हाँ ठीक है। मैं कब से इसी का रिप्लाई कर रहा था, ये सोच रहा है कि सर नाम लेके नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब सर किसी और को रिप्लाई कर रहे हैं। खैर, हाँ ठीक है। सो बच्चों टोटल 32 बोन्स आ गए। तो उम्मीद ये करता हूं कि इतना कॉमन सेंस आपके अंदर होगा कि जितना बोन आपके इस हैंड में है उतना ही बोन आपके इस हैंड में होगा। क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं आपसे, या कुछ गोलमाल टाइप का है आपके हाथ में? ये वाला थोड़ा छोटा है, ये वाला बड़ा है, इसमें ये कम एफिशिएंट है, ज्यादा है, कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है? इफ आई एम राइट आपके, हाँ चलिए भाई, तो जिसका हाथ सही है, ठीक है, प्रॉपर है, उनके राइट हैंड में जितना बोन है उतना ही लेफ्ट हैंड में है। तो टोटल बोन्स कितने हुए बच्चों? टोटल बोन्स कितने हुए? 64। तो जिनके 64 बोन्स हैं उनके दोनों हाथ सही सलामत हैं, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो 64 यहां पर हो गए, और इससे पहले कितने आए थे? 80 आए थे। ये 80 को अलग ही रखते हैं अभी, 60 ये 80 अलग रखते हैं हम। 64 एक हाथ के हमारे हो गए, पैर का और जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे सबका।
So now we are going to study about, हाँ किसी किसी में 6 फिंगर होते हैं तो 3 बोन, किसी किसी में 6 फिंगर होता है तो 3 बोन और जोड़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन वो एक जेनेटिकल केस है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स की हम बात कर रहे हैं अभी। तो देखिए बच्चों, अब हम अपने पैर के बोन्स पढ़ेंगे। तो पैर का भी बेस बनता है, ठीक है। पैर को हम हाइंड लिम्स बोलते हैं बच्चों, लेग को हम हाइंड लिम्ब कहते हैं। और हाइंड लिम्ब का जो बेस बनता है वो एक ही बोन बनाता है, सिंगल बोन। और वो बोन बहुत बड़ा और इनलार्ज होता है, उस बोन का नाम कॉक्सल बोन है। उस बोन का नाम कॉक्सल बोन है, जिसको अब तक आप लोग हिप बोन के नाम से जानते आ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सब ने इस बोन का नाम सुना होगा, ठीक है। क्योंकि इसी बोन पे अटैच एक मसल होती है, इसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस, ये आपकी सबसे लार्जेस्ट मसल है, बॉडी की सबसे लार्जेस्ट मसल। तो खैर मैं मसल्स पे नहीं आना चाहता वापस से, अभी हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस कॉक्सल बोन is so large and it alone makes the base of what? हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब का जो बेस बनता है वो कॉक्सल बोन अकेले बनाता है। लेकिन कॉक्सल बोन भी 3 अलग अलग बोन्स का फ्यूजन है। जैसे मैंने कहा था ना, सैक्रम, सैक्रम 5 बोन्स का फ्यूजन है, इसी तरह कॉक्सल बोन भी क्या है बच्चों? 3 बोन्स का फ्यूजन है, ठीक है। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जब आप छोटे थे आपके अंदर इतने सारे बोन्स थे, जब आप बड़े होते चले गए तो बोन्स कम हो गए, तो इसका मतलब बोन्स फ्यूज हुए हैं। तो कई ऐसे बोन्स हैं जिनका फ्यूजन दिखता है कि हाँ ये फ्यूज हैं। तो कॉक्सल बोन्स, कितने बोन्स का फ्यूजन है? 3 डिफरेंट बोन्स का फ्यूजन है। तो जब भी आप फ्यूजन को डिफाइन करते हैं तो आप अलग से भले बोल दीजिए कि इसमें 3 बोन का फ्यूजन है, लेकिन जब आप स्टेटमेंट देंगे तो आप सिंगल बोन कहेंगे, क्योंकि ये बना तो एक ही बोन ना फ्यूजन से। हाँ, लार्जेस्ट सरफेस एरिया इसी के पास है, कॉक्सल बोन के पास ही। अब कॉक्सल बोन में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, उसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो जो वेस्ट के साइड में है, वेस्ट के साइड में जो बोन आता है उसको इलियम कहते हैं, ठीक है। और अंदर की तरफ प्यूबिक रीजन में इस तरफ, ठीक है, जो फीमेल्स में थोड़ा सा इनलार्ज होता है। फीमेल्स में इसलिए इनलार्ज होता है क्योंकि उनको इस रास्ते से बच्चे की डिलीवरी करानी होती है, इस वजह से इनके अंदर ये वाइड होता है और थोड़ा सा इनलार्ज होता है। तो कॉक्सल में जो जेनाइटल रीजन के पास जो बोन आती है उसको हम प्यूबिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबिस कहते हैं, ओके। तो इलियम, दिस रीजन एंड दिस वन इज नोन एज प्यूबिस। और बचा हुआ जो रीजन है वो क्या कहलाता है? इस्कियम कहलाता है। बाकी जो रीजन्स बच गए वो सब क्या है? इस्कियम में कंबाइंड होते हैं, ठीक है। सो दीज 3 बोन्स कंबाइन टू फॉर्म कॉक्सल बोन। ये तीनों बोन्स मिलकर के क्या करते हैं? कॉक्सल बोन का फॉर्मेशन करते हैं। और कॉक्सल बोन जो होता है वो पूरे हाइंड लिम्ब को अराइज करता है। अब हाइंड लिम्ब में जो फीमर का है, फीमर का जो बॉल है, उसके लिए सॉकेट कौन प्रोवाइड? ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, क्योंकि जिस तरह से आप हाथ को फ्रीली मूव करते हैं इसी तरह पैर को भी आप फ्रीली मूव करते हैं। इसका मतलब पैर का भी जो जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट है। तो बॉल तो फीमर बना रहा है, सॉकेट कौन बनाएगा? तो आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं कि सॉकेट इस्कियम ने बना रखा है, ठीक है। या फिर आप अगर इस्कियम नहीं भी देखेंगे तो आप सिंपली कहेंगे कि कॉक्सल बोन का जो सॉकेट होता है, जो सॉकेट रीजन है जहां पर फीमर का बॉल अटैच है, उस रीजन को हम कहते हैं एसिटाब्यूलम। द नेम ऑफ द सॉकेट इज एसिटाब्यूलम। तो ये सॉकेट का नाम याद रखिएगा। और हाथ का जो सॉकेट बन रहा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था ग्लिनोइड कैविटी। और इस यहाँ पैर में जो सॉकेट बना रहा है उसका नाम क्या है? एसिटाब्यूलम। अब बोन्स का नाम स्टार्ट करते हैं पढ़ना हम लोग। सो क्लास, लिसन वेरी केयरफुली। We have single bone, that is coxal bone, for the base of hind limb, and we
आफ्टर द बेस वी हैव सेवरल बोन्स, जिसमें सबसे पहली बोन हमारे पैर की फीमर है, जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन कहलाती है, और लॉन्गेस्ट बोन है, और इसका शाफ्ट बहुत मजबूत होता है। शाफ्ट मतलब ये जो बीच का रीजन है इसका, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, मजबूत होता है, और काफी ज्यादा वेट बॉडी का इस चीज के ऊपर टिका हुआ होता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो फीमर आपका सिंगल होता है, एक ही बोन है, और बहुत ही मजबूत बोन होती है। फीमर के बाद, ठीक है, आपका जो मेन ये रीजन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, घुटने को एंकल नहीं, एंकल तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको, टोस नहीं, टोस भी नहीं बोलते, अरे क्या बोलते हैं घुटने को इंग्लिश में, मेरे को नाम ही नहीं याद आ रहा अचानक से। नी, ओके, नी बोलते हैं। नी रीजन पे एक और बोन होता है जो बिल्कुल कटोरी की तरह होता है। अगर आप कभी बैठे पैर मोड़ करके, तो आप अपने घुटने को टच करें तो आपको एक कटोरी की तरह स्ट्रक्चर गोल गोल दिखेगा वहां पर, उस बोन का नाम है पटेला। पटेला, फीमर, और ये जो दो बोन्स है टिबिया फ्यूबुला, ठीक है, इन दोनों के बीच का अटैचमेंट है, मतलब इस रीजन और इन दोनों के रीजन के बीच में होता है, और पैर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पटेला भी सिंगल बोन होता है बच्चों, ठीक है। पटेला जब आप खड़े होते हैं, जब आप खड़े हो जाते हैं, तो पटेला इन दोनों बोन्स के बीच में छुप जाता है, हाइड हो जाता है, नहीं दिखता आपको, ठीक है, सीधा हो जाता है। लेकिन जब आप बैठते हैं तो पटेला बिल्कुल फ्रंट में आ जाता है, जिसके वजह से आपको बैठने पे कटोरे की तरह घूमता हुआ, या आप उसको टच करके फील कर सकते हैं। सबने किया होगा बचपन में ऑब्वियसली, क्योंकि जब कुछ नहीं होता है खेलने के लिए तो आदमी यही सब पकड़ के, भाई बोन देख ले, ये देख ले, ये क्या है, गोल गोल घूम रहा है, तो दैट इज नोन एज पटेला। अब पटेला के बाद भी जैसे हाथ में रेडियस और अल्ना था, ठीक है, पैर में भी दो बोन्स होते हैं नीचे की तरफ आते हुए, उनका नाम टिबिया फिबुला है। द नेम ऑफ दिस बोन्स इज टिबियो फिबुला, या टिबिया फिबुला कहते हैं, टिबिया एंड फिबुला, जिसमें टिबिया जो होता है वो थिक होता है, टिबिया इज थिक, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, थिक होता है, और फिबुला बहुत ही थिन होता है, ठीक है। तो बच्चों, आपको टिबिया का अगर फॉर्मूला जानना है तो आप सिर्फ टी स्क्वायर जानिए। क्या जानिए? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब टिबिया प्लस थंब। थंब रीजन, जो पैर का थंब रीजन आ रहा है ना, वहां पर उसके अगर फ्रंट में आप जाएंगे तो आपको टिबिया मिलेगा, ठीक है। टिबिया के फ्रंट रीजन में आपको थंब, तो थंब के सीधाई में अगर आप आएंगे, या आप पैर पे सामने की तरफ एक बोन देखते हैं, मोटा सा बोन, ठीक है, अगर आप बैठे हुए हो तो आप नी के रीजन में के नीचे जाइए, आपको एक ही सिंगल बोन दिख रही होगी, जो काफी थिक होगी, बड़ी होगी, ठीक है, काफी थिक होगी, बड़ी होगी, वो कौन है? वो टिबिया है। और उसके पीछे एक बोन और अटैच होती है, जो कि क्या है? फिबुला है, ठीक है। हालांकि फिबुला का साइड जो होता है, साइड, वो स्लाइटली वो लिटिल फिंगर की तरफ होता है, और टिबिया का जो साइड होता है वो स्लाइटली कहां पर होता है? थंब के साइड होता है। ये आप समझ भी सकते हैं हटो में, ठीक है। अब इसके बाद जैसे आपका रिस्ट रीजन था, रिस्ट, वैसे पैर में भी एक रीजन आता है जिसको हम एंकल भी कहते हैं, टोज भी कहते हैं, टोज तो नहीं कहते, एंकल कहते हैं। तो एंकल रीजन में वहां 8 बोन्स थे, यहाँ पर 7 बोन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने होते हैं? 7 होते हैं। Why 2 bones needed for it and arms also? स्ट्रेस को झेलने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे हाथ में आपने कुछ पकड़ा तो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए होती है, तो मेन स्ट्रेंथ जो हाथ को दे रहा है वो ये दे रहा है, और जो बेस दे रहा है वो ये दे रहा है, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ है। हाथ और पैर जो है ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्या है? स्ट्रेंथ है। अगर सिंगल बोन से जान लगेगा, उसमें स्ट्रेंथ का वो जो होता है ना, बैलेंस या मोमेंटम नहीं बन पाएगा, ठीक है। जैसे पैर पे भी आपको धक्का मारना है, पैर से आपको किसी को धक्का मारना है, अब मान लो बोन इधर के साइड है, राइट के साइड है, धक्का मारोगे तो राइट साइड पे ज्यादा जान लगेगा, लेफ्ट के साइड जान लगेगा ही नहीं। लेकिन अब आपके दो बोन्स हैं, अब आप किसी को पैर से मारेंगे तो पूरे पैर पे एक बराबर जान आएगा, और सामने वाले को फील भी होगा कि हाँ मुझे चोट लगी है। तो बैलेंसिंग ऑफ स्ट्रेंथ है ये जो पैर होते हैं, ठीक है। इसी तरह जब आप खड़े होते हैं तो आपके दोनों बोन्स क्या करते हैं? मिल करके
बैलेंस को सॉरी आपके वेट को भी बैलेंस कर रहे होते हैं। सो क्लास, माना कि हम लोग हाथ पे नहीं चलते हैं, बाकी जानवर तो हाथ और पैर दोनों से चलते हैं, तो उनको भी बैलेंस की ही उतनी उतनी ही जरूरत होती है। सो क्लास, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि जो टार्सल्स होते हैं वो 7 होते हैं, और जो हमारे कार्पल्स थे वो कितने थे? 8 थे। तो अब आप देखो, जितना फ्रीक्वेंट तुम हाथ का मूवमेंट करा पाते हो रिस्ट का, उतना फ्रीक्वेंट पैर का नहीं करा पाते हो। आप एक बार चाहो तो करके देख लो। पैर का मूवमेंट आगे पीछे बहुत अच्छे से होता है, लेकिन घुमाओगे तो बहुत जल्दी घूमता नहीं, पूरा फ्री होकर नहीं घूमता है। रिस्ट पूरा फ्री होकर घूमता है। फील करिए आप लोग, बिकॉज इट हैव वन बोन लेस देन दिस। और पैर में इसलिए राउंड मूवमेंट इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि पैर का काम है चलना, और चलने में आगे और पीछे का मूवमेंट ही रिक्वायर्ड होता है ज्यादा। सर्कुलर नहीं घूमता है फ्रीली, हाँ, बहुत ज्यादा नहीं घूमता है। अगर तुम दिन रात बैठ के बाबा रामदेव की तरह प्रैक्टिस करने लगो तो हो सकता है घूमे, लेकिन वैसे नहीं घूम रहा होगा। नाउ बच्चों, टार्सल्स से भी, जैसे आपके यहाँ 5 फिंगर्स थे, मतलब 5 फिंगर्स के पास 5 बोन्स आए थे, इसी तरह 5 मेटाटार्सल्स भी आएंगे जो फिंगर्स की तरफ आएंगे। तो मेटाटार्सल्स विल 5 इन नंबर, ओके। और जितने आपके हाथ में फिंगर बोन्स थे उतने ही आपके पैर में भी होते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 14। तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है। सोनिया कह रही मेरा घूम रहा है, कोई बात, मैंने कहा ना कुछ लोग होते हैं जिनका ऐसा होता है, ठीक है। तो ठीक है, अच्छी बात है घूम रहा तो, मतलब आप सीधा चलने के बजाय कभी कभी राउंड और पैर को इधर उधर मोड़ के भी चलना पसंद करती हैं, तभी इतना फ्रीक्वेंट मूवमेंट है। हालांकि जो लोग बचपन से सीधा पैर ऐसे ऐसे मूव करके चल रहे हैं, वो उनका सीधा मूवमेंट ज्यादा होगा। कोई पैर को ऐसे करके चलता हो, कोई ऐसे करके चलता हो, तो ज्यादा फ्री मूव करेगा गोल गोल। खैर एनी हाउ, हाँ, जो जिसको ज्यादा यूज करे, ये तो लैमार्क आपने पढ़ा ही है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। सो क्लास, बोन्स ज्वाइंट सॉरी कैलकुलेट कीजिए कितने हुए। एक कॉक्सल, एक ह्यूमेरस, एक पटेला, टीबियो फिबुला, 7 टार्सल्स, 7 और 5 12, 5 मेटाटार्सल्स, 12 5, 12 5 कितना हुआ? 17, और 14 फेलेंजेस, 17 17 और 14 31, 31 ही हुआ ना? सबका 31 ही आ रहा है बच्चों, सलोनी और मुंतशा का तो आ रहा है। देख लो भाई, कभी कभी मैं भी गलत कैलकुलेट कर देता हूँ। पुलकित, वसीम का भी, श्रेयांश का भी आ रहा है, ठीक है। सोनिया का भी, सोनिया का 30 आ रहा है। मैं कह नहीं रहा था एक आध बोन इसमें कम है तभी राउंड मूवमेंट ज्यादा कर रही है। अंशु बाला का 31 आ रहा है। सोनिया एक बार और काउंट कीजिए, एक बार और काउंट कीजिए। एक कॉक्सल, एक कॉक्सल, एक आपका ह्यूमरस, ह्यूमरस कहाँ गया? जहां पर भी हो, ठीक है। एक ह्यूमरस, एक सॉरी ह्यूमरस कह रहा हूँ, सॉरी। एक फीमर, 1 + 1 + 1 पटेला, +1 टिबिया, 1 फिबुला, +7 टार्सल्स, +5 मेटाटार्सल्स, +14 phalanges, you will get 31। चलिए, आया तो सही कम से कम। अब 31 बोन्स एक पैर में है, अगेन दोनों पैर का बोन पॉइंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 31 × 2, दैट इज इक्वल टू 62। अब बच्चों 62 यहां पर है, और हाथ का कितना आया था हमारा? 64 आया था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हो गया 126। और वहां कितना था पहले हमारा? एक्सियल स्केलेटन 80, एपेंडिकुलर 126 और एक्सियल 80, टोटल बोन 206। चलो मुझे थैंक यू बोलो सभी बच्चे, मैंने तुम्हारी सारी हड्डियां गिनवाई हैं अभी। कॉक्सल बोन को पेल्विक बोन बोलते हैं, ठीक है, बट वो आगे की तरफ होता है। बच्चे सच में थैंक यू बोलने लगे। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था भाई, ये तो मेरा काम है, सिर्फ मैं इसके लिए थैंक यू बुलवाऊंगा।
इतनी सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ उसके लिए नहीं बुलाऊंगा, अगर बोलना होगा तो। ओके, लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि तुम लोगों ने इसको ज्यादा एंजॉय किया है, बोनस को। इसको तुम लोगों ने अपना समझ के पढ़ा है। वो कह रहा हम भी मजाक कर रहे थे। ठीक, सही है तेरा। पेल्विक बोन, जहां पे पेल्विक रीजन होता है, ठीक है, आप उसको प्यूबिस से मतलब वो कर सकते हैं कि कॉक्सल बोन का जो प्यूबिक रीजन है वो पेल्विक बोन एक तरीके का बनाता है। सो क्लास, एनी हाउ, टाइम तो हो ही गया। कल ये चैप्टर हम लोग थोड़ा सा करके खत्म करते हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें अब ज्यादा बचा नहीं है कुछ पढ़ाने के लिए, तो कल हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ओके, सो मिलते हैं कल। हाँ, जॉइंट और डिसऑर्डर कल बताएंगे। मेरे तो साथ यही होता है कि जिस दिन मैं जो चीज खत्म करने वाला होता हूँ ना, हो ही नहीं पाता। अगला चैप्टर कल ही स्टार्ट करेंगे, जो भी हो, कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, वी विल मीट टुमारो।